मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हैं और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। कर रहे हो ना? बिल्कुल। तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब खुश हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नट में जब पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ तो रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं? डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ले लेना बेटा, क्वेश्चंस कर रहे हो या नहीं। पिछली क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको हल करने दिए थे उनके आंसर्स पूरे निकाल करके मैंने दिए हैं, तो आप वहां से होमवर्क जरूर ले लें। ओके बेटा जी, चलो जी चलो। अपन ने पीछे क्या पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन लेते हुए हम आज के टॉपिक पर आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, हमने पीछे क्या पढ़ा है? हमने वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? सेल पढ़े, विद्युत सेल, विद्युत अपघटनी सेल, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल क्या होते हैं उसका पूरा डिटेल में कार्य प्रणाली को देखा, क्या होती है। उसके साथ ही हमने सेल, जो रासायनिक सेल होते हैं, उनके बाद उनमें इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा। इलेक्ट्रोड विभव के बाद हमने क्या देखा? जब इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थिति में होता है तो किस तरह से कार्य करता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, विभव। उसके बाद रासायनिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी को पढ़ा। उसके उपयोग कौन कौन से हैं, अनुप्रयोग कौन से हैं, वो देखे। राइट, उसके बाद हमने कोलराउस नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस भी करे, पढ़ लिया वो भी। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं आगे। अपन ने शायद विद्युत अपघट्य भी किया था, बिल्कुल किया था, मुझे याद आ गया। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं वो भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, उनके अनुप्रयोग। अब अपन शुरू करेंगे आज का टॉपिक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा एक नजर स्क्रीन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, और प्राथमिक द्वितीयक सेल क्या होते हैं, और थर्ड संक्षारण। और मैं एक बात कहूं आपको तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि आज अपना चैप्टर खत्म होने वाला है। बिल्कुल, एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सारे क्लियर किए हैं, कोशिश की है। उस कोशिश में आपका साथ चाहिए, तभी जाके वो कोशिश सार्थक होगी बच्चों। इसलिए जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो सभी बच्चों के साथ, लाइक कर दो पहले तो फटाफट, और कमेंट कर दो कि आप बहुत मस्त होके पढ़ाई कर रहे हैं। ओके जी, ओके, चलते हैं आगे। बातें नहीं करो मेरे बच्चों, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शुरू करूं फिर आज का टॉपिक? हाँ बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चालकता। क्या शुरू करने वाले हैं भाई? आज अपन शुरू करने वाले हैं चालकता। सबसे पहले चालकता शब्द में चालक छुपा हुआ है। चालक क्या होते हैं? चालक वो पदार्थ होता है जिसमें हम कहते हैं कि धारा का प्रवाह होता है, और धारा का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन्स की गति जिन पदार्थों में होती है वो सब विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, चालक में होता है धात्विक चालक, धात्विक चालक, राइट, और विद्युत रासायनिक चालक। धात्विक चालक ठोस हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि रासायनिक जो चालक होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, या यूं कहूं आयन उपस्थित होते हैं। सही बात है, यस और नो? तो धात्विक चालक और विद्युत रासायनिक चालक में विद्युत अपघटनी चालक भी इन्हें कहा जा सकता है। इनमें आयन होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। राइट, अब कहा जाता है कि इनमें, इनको यदि ताप दिया जाए तो ताप देने से ये आपस में क्या होंगे? बार बार टकराएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? कम। जबकि यहां पर आयनों में
विभाजन होगा तो चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आई? धात्विक चालक में क्या होगा? प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है। ज्यादा ताप देते हैं ना, तो ताप की वजह से ये क्या हो जाता है? इनमें प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई? तो अब ये चालकता, चालक जो है, इनसे क्या निकला? चालक। फिर भी एक चीज और कनेक्ट करती हूँ बेटा, कोई भी चीज सुचालक होती है तो उसमें क्या आता है? प्रतिरोध आता है। प्रतिरोध क्या होता है? जब कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, तो बीच में जो रुकावट आती है वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध, चालक से प्रतिरोध, और प्रतिरोध से बना क्या? चालकता। राइट? आ गए अपने टॉपिक पर? तो फटाफट जल्दी से इसको उतारेंगे और जल्दी से मुझे बताएंगे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। राइट? तो अब चलते हैं चालकता किसे कहते हैं। तो कहा, क्या कहा भाई? कहा कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध आर होता है जो गति में अवरोध उत्पन्न करता है, उसका व्युत्क्रम हमेशा चालकता कहलाती है। क्या कहलाती? चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ये परिभाषाएं आती है एक एक नंबर की, इसलिए बताई जा रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? ओम इनवर्स या प्रति ओम। क्यों है प्रति ओम? क्योंकि आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो यहां पर 1/r, तो ओम इनवर्स होता, ओम इनवर्स होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो अगला टॉपिक क्या है? चालकता से चालकता बना, अब चालकता से दूसरा टॉपिक आता है मोलर चालकता। बेटा मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता का मतलब होता है कि जो चालकता है वो जिस परिस्थिति में हो रही है, परिस्थिति जो है वो स्टैंडर्ड हो जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मोलर चालकता कह देते हैं। मोलर चालकता क्या होती है? किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम अणु को घोलने पर विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। 1 ग्राम अणु को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हैं, धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो वहां पर उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी बच्चों? मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m किसके गुणनफल के बराबर होती है? कप्पा इंटू v। मोलर चालकता, चालकता, चालकत्व, चालकत्व जो होता है उसका और किसका? v क्या है आपकी? v क्या है भाई? विभव। उसके गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। यहां पर k क्या है? विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता के लिए अपन लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर k गुणा 1000 बट्टा मोलरता। और यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। पक्का क्वेश्चन आएगा, मोलर चालकता या विशिष्ट चालकता को कैसे ज्ञात किया जाता है। वैसे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगी, पर फिर भी यहां पर ध्यान दो। यहां m विलयन की मोलरता है और मोलर चालकता का मात्रक सेंटीमीटर ओम प्रति मोल होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दो, विशिष्ट चालकत्व या चालकता का फॉर्मूला लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा m होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। यहां से क्वेश्चन आता है, इसको हम आगे निकालेंगे भी ये फॉर्मूला कैसे है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ठीक है? ज्यादा किसी चीज में घुसते हैं तो फिर वो चीज बोर हो जाती है, इसलिए फटाफट जहां से क्वेश्चन आता है वही टॉपिक करो। डन? जल्दी से उतारो इसको, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है तुल्यांकी चालकता क्या होती है। तो तुल्यांकी चालकता का अर्थ होता है कि जो आपने 1 ग्राम लिया था वो उसका ग्राम ना लेकर तुल्यांकी भार ले लें, तो अगर उस तुल्यांकी भार में किसी पदार्थ को माप कर
उसको किसी विलायक में डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसकी जो चालकता हमें प्राप्त होती है तो उसे हम मोलर चालकता की बजाय क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी शब्द नहीं पता क्या? बता देना। अगर नहीं पता है तो मैं अलग से आपको समझा दूंगी। वैसे 11th वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तुल्यांकी भार किसी भी किसी भी यौगिक का जो अणु भार है उसमें यदि उसके ही धनायन या ऋणायन का आप भाग दे दें या हाइड्रोजन का भाग दे दें, हाइड्रोजन की संख्या का भाग दे दें या फिर OH की संख्या का भाग दे दें तो प्राप्त मान क्या होता है? तुल्यांकी भार। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अपने पास क्या है? HCl है, तो HCl का तुल्यांकी भार चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए तो क्या करेंगे पता है? HCl का कितना होता है? 1 + 35.5 36.5, राइट। HCl में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? तो ये अम्ल का तुल्यांकी भार होगा। कितनी है? 1। तो HCl का तुल्यांकी भार एज इक्वल एज किसके? अणुभार के। किसके? अणुभार के। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस। तो यही होता है बेटा तुल्यांकी मान इसका। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मेरे बच्चों को जहां दिक्कत आ सकती है मैं वहां वो चीज क्लियर कर रही हूँ, ज्यादा समय को कंज्यूम ना करते हुए। ओके, तो क्या किसी 1 ग्राम तुल्यांक, वहां केवल 1 ग्राम था, प्राप्त विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ, तुल्यांक को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विवेलेंट। ओके, तो ये प्रदर्शित करते हैं लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू V। क्लियर जी? क्लियर? ठीक है जी, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, विलयन का आयतन ml में लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वहां पर क्या लिखा गया था? m विशिष्ट चालकता में, यहां लिखा गया है n, वो है मोलरता, और तुल्यांकी चालकता में नॉर्मलता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नॉर्मलता। क्लियर? बात क्लियर? याद रखना, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता का फॉर्मूला जैसा है वैसा ही तुल्यांकी चालकता का है, बस m की जगह क्या लगा देना? ओके बच्चा लोग, जल्दी से फटाफट लाइक करो, फटाफट कमेंट करो। यस मैम, डन। फॉर्मूले बेटा याद रखने पड़ेंगे। मैं कहना नहीं चाहती हूं पर क्या करें, जो याद रखना है वो रखना है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है बट कोई नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। अब आई बेटा विशिष्ट चालकता। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता को यदि मिला दो तो विशिष्ट चालकता भी आ जाती है। विशिष्ट मतलब विशिष्ट परिस्थितियों में जो हो रहा है, राइट। तो कहा कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में किन्हीं इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो चालक में का प्रतिरोध उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता। ध्यान दो, ये एक पात्र है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, राइट, और यहाँ पर प्लस और माइनस, ये एनोड और कैथोड। अब इस विद्युत अपघटनी पदार्थ में आपने धारा का प्रवाह किया बेटा। क्या किया? धारा का प्रवाह किया। जैसे ही धारा का प्रवाह हो रहा है राजा बच्चों, तो क्या हो रहा है? धारा के प्रवाह के समय ये जो इलेक्ट्रोड है इनमें जो आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो धारा का प्रवाह जब होता है तो वो चालकता इनमें उपस्थित प्रतिरोध के, धारा होगी तो प्रतिरोध आएगा, वो प्रतिरोध इनके बीच की दूरी के तो समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल मतलब ये कितना मोटाई में उपस्थित है, ए, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड कितना क्षेत्रफल है और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो प्रतिरोध के बराबर चलते हैं। अब सुनो कैसे। अच्छा एक बात बताओ, आप जितना ज्यादा दूरी तय करोगे उतनी ज्यादा तो रुकावटें आएंगी। अगर घर के पास में ही स्कूल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से चले जाते हैं। वहीं पर अगर क्या हो, आप बहुत दूर जाते हैं तो वहां रास्ते में कभी गड्ढा आता है,
कभी तेज धूप है, कभी आंधी आ जाती है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश आ जाती है, तो ये परेशानी है, तो प्रतिरोध आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर क्षेत्रफल ज्यादा कर दें, राइट, यानी एरिया बहुत अच्छा वाइड कर दें, तो वहां पर प्रतिरोध कम किए जा सकते हैं। क्लियर? प्रतिरोध यानी जगह भी कम, दूरी ज्यादा, तो प्रतिरोध होगा ना। ट्रैफिक जाम नहीं लग जाते छोटी गलियों में, क्यों लग जाते? क्योंकि वो नेरो है, वहां पर दूर तक जाना है पर जगह नहीं है। अगर वहां क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वहां क्षेत्रफल बढ़ाने की वजह से प्रतिरोध यानी कि ट्रैफिक जाम कम लगेगा। क्लियर? तो आइए जी चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि L लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ यदि समानुपाती स्थिरांक को हटाएं तो रो लग जाता है। रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है रो का मान? विशिष्ट प्रतिरोध, या यूं कहूं विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किसका होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसे हम चालकता भी कहते हैं। क्लियर? बात समझ आ गई तो फटाफट लाइक कर दो जी। चले जी आगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो कहा ना आता है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है। पीछे बताया था मैंने आपको, अब तो पता है, फिर भी एक बार फिर से समझा रही हूं। बात क्लियर हुआ बेटा? तो रो बराबर 1 आर बराबर आर समानुपाती 1 रो, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है और विशिष्ट चालकता को कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। चले आगे, आओ जी आओ, ये रहा कप्पा। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब चलते हैं आगे। सी चालकता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट लगाओ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर बच्चा पार्टी? जल्दी 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 फटाफट 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 उतारेंगे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलते हैं आगे। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है? मोलर चालकता क्या होती है? लैम्डा, वहां पर m का दिया हुआ था, और विशिष्ट चालकता कप्पा होती है भाई, होती है या नहीं? ये रही विशिष्ट चालकता C/L/A, हाँ या ना? आइए, तो दोनों में संबंध क्या है भाई? लैम्डा m मोलर चालकता, कप्पा इंटू 100 विलियन की मोलरता, याद है, और कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। अब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है बच्चों? समान, बराबर। अगर मोलर चालकता बढ़ती है तो विशिष्ट चालकता भी बढ़ती, यस और नो? क्वेश्चन आते हैं इनसे, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ही तो ये फॉर्मूले लाई हूं, क्वेश्चन आएगा यहां से। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट फटाफट उतारो जल्दी से जल्दी। क्या संबंध है? लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000 विलियन की मोलरता, लैम्डा और ये के क्या है? विशिष्ट चालकता। अब मोलर चालकता लैम्डा m और तुल्यांक की चालकता में क्या संबंध है? याद है, m और n का ही फर्क है, बाकी सब सिमिलर है। आओ जी आओ, तुल्यांकी भार कर दो, जहां पर मोलरता थी ना वहां क्या कर दो? तुल्यांकी भार। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, अगर मोलर चालकता बढ़ाते हैं तो तुल्यांकी चालकता क्या हो जाती है? ये रही तुल्यांकी चालकता। बराबर का संबंध है, ये बढ़ती है तो ये भी तो बढ़ ही रही है भाई, गुणा में। यस और नो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ कि लैम्डा m अगर ये यहाँ गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में। यस और नो? जल्दी बताओ फटाफट। बात समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखो कि फॉर्मूला क्या कह रहा है? लैम्डा m बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार इंटू मोलर तुल्यांकी चालकता। अब इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते ताकि बात क्लियर हो जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है बच्चों, याद कर लेना भाई।
पहला क्वेश्चन, Na+Cl- की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बताओ। फॉर्मूला सब बच्चे लिखेंगे कमेंट में। जब तक आप फॉर्मूला लिखकर नहीं भेजोगे मैं सवाल नहीं कराऊंगी। फटाफट बताओ। सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 67.12 इंटू 10⁻⁻² NaCl की कुल मोलर चालकता ज्ञात करो। फटाफट बताओ मोलर चालकता का फॉर्मूला, जल्दी। याद है ना, कप्पा इंटू 1000/m, लैम्डा m बराबर होता है कि नहीं, यही होता है। तो सबसे पहले तुल्यांक की मोलर चलन की गणना के लिए हमें मोलर चालकता के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये बताओ जल्दी, कहां पढ़ा है आपने, ऐसा कहां पर समझाया था? कोलराउस नियम में दुर्बल चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता में समझाया था। वहां पर लिखा था, वैल्यू लिख ली। तो NaCl का क्या होगा? NaCl धनायन और ऋणायन का, धनायन व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कर दिया योग, क्या आया? 99.66 NaCl की मोलर चालकता। यस और नो? जल्दी बताओ, बताओ जी बताओ, फटाफट। ये तो सीधा ही निकल गया, आपने वो जरूरत ही नहीं पड़ी कप्पा की, डायरेक्ट आ गई बात, समझ में आ गई। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, KCl समाधान की मोलर चालकता बताओ भाई, जिसमें आपको ये दिया गया है। अच्छा, इसमें दिया है K पर चालकता और मोलरता, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? ये रहा, आ गया अपना, बिल्कुल। 1000 मोलरता दी हुई है, यहाँ पर क्या कप्पा का मान दिया है, मोलरता दी हुई है। उसके बाद आंसर क्या आया भाई? अब मैं छुपा लेती हूँ आंसर, आप बताओ क्या आया, जल्दी बताओ आंसर क्या आया। सब कमेंट में लिखो। अरे बातें मत करो भाई, आप कहाँ हो? अरे इधर उधर की बातें नहीं करते हैं बच्चा पार्टी। अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, मैं सच बता रही हूँ। पढ़ाई उतनी जरूरी है जितना तुम और बातों पे ध्यान दे रहे हो। और बातें बाद में करेंगे, मैंने कहा है ना, क्लास के बाद में 5 मिनट अपन बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल या बैटरी पर। बच्चों क्या मतलब है? मैंने पढ़ाया था ना जब सेल, तो मैंने बताया ना, दीवार घड़ी है, हाथ में पहनने वाली वॉच है, घड़ी है, तो कोई सी भी ले लो, उनमें जो सेल डाले जाते हैं वो एक बार डाल दिया, उसके बाद खराब तो खराब, वापस उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। वो हमेशा कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल, जिन्हें शुष्क सेल भी कहा जाता है, जिनमें जो सॉल्यूशन भरा जाता है वो वन टाइम यूज होता है। ओके, उसके बाद में आयनों की संख्या समाप्त, बैटरी समाप्त। ठीक, अब आया द्वितीयक। द्वितीयक सेल वो होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, इन्वर्टर की बैटरी। ठीक, यहां से थ्योरी में से क्वेश्चन आता है, शुष्क सेल की बनावट और क्रियाविधि लिखो, रिएक्शन लिखो, तो वही अपन फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक सेल, ठीक, एक बार ही होती है, इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इन्हें प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राथमिक सेलों का एक प्रयोग करने के बाद यह अनुप्रयोग या मृत्यु हो जाती है, यानी खत्म हो जाते हैं, पुनः चार्ज करना संभव नहीं है। राइट, फटाफट उतारेंगे, जल्दी से उतारेंगे, देखिए बात क्लियर हो जाए तो। हो गई क्लियर? ओके, डन। सेकेंड, अब इसका उदाहरण है शुष्क सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल आदि प्राथमिक सेलों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आई? ओके, डन। चलते हैं आगे। अब है आपका शुष्क सेल, क्या होता है इसकी बनावट देख लेते हैं और होता कैसा है वो देख लेते हैं। देखो आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ, यस और नो। आवाज तो आ रही है? हाँ, खूब आ रही है भाई। एक क्या लिया हुआ है? एक पात्र लिया हुआ है शुष्क सेल के लिए, है ना। धातु, अंदर धातु की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है, धातु का कवर लगा है, सील कवर है पूरा, स्टेनलेस स्टील का कवर लगाया हुआ है, और उसके अंदर जो कार्बन की छड़ है उसके बाहर एक पेस्ट भरा हुआ है, जो पेस्ट है MnO2 + NH4Cl का पेस्ट। पेस्ट एक बार ही यूज होगा, बार बार ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसकी क्रियाविधि क्या है जरा देख लें। यह सेल सामान्य रूप से घड़ियों में इनमें यूज होता है बेटा। धातु का पात्र है,
एनोड के रूप में कार्य करता है। ये एनोड के रूप में कार्य कर रहा है। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड की चूर्ण से घिरी होती है ये ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। कैथोड के मध्य का स्थान NH4Cl और ZnCl4 या यूं भी कह सकते हैं MnO2 से भरा हुआ होता है। राइट, चित्र से स्पष्ट है। इस सेल में एनोड और कैथोड पर क्रिया कैसे होती है जरा ध्यान दो बच्चों। यहां पर यदि आप NH4Cl ले रहे हैं और MnO2 ले रहे हैं या फिर ZnCl4 भी ले सकते हैं, ZnCl2 लेना चाहिए, ZnCl2 या ZnCl4 भी ले सकते हैं। तो कहा कि यहां पर जब ये टूटते हैं Zn+2 Cl- Mn+2O-2, क्लियर। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और जब MnO2 और अमोनियम जब रिएक्शन करेंगे तो ये एक इस प्रकार की रिएक्शन सामने आती है। वो क्या करता है, इस रिएक्शन में धातु जो धनायन है वो कार्बन की छड़ के पास जाएगी, ग्रेफाइट की छड़ के पास, और जो ऋणायन है वो जाएगा आपके एनोड के पास, क्योंकि एनोड पर प्लस कार्बन की छड़ पर माइनस लगता है। बात समझ में आई? यानी धनायन यानी एनोड पर रिएक्शन जिंक की और कैथोड पर रिएक्शन किसकी होगी बेटा? कैथोड पर रिएक्शन होगी अमोनियम की और Mn2 की। बात क्लियर हो गई होगी कि एनोड पर Zn से Zn+2 बनेगा, हाँ या ना? अगर यहाँ पर धनायन है तो यहाँ Zn+2 ही तो रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन दान करेगा ये, और यहाँ पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, जिसकी वजह से MnOH पर कौन सा चार्ज लग जाएगा? नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आई बात? शुष्क सेल में रिएक्शन, लेकिन Zn से Zn+2 बन गया, MnO2 से MnOH बन गया, लेकिन इससे वापस ये रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि एक बार ही चार्ज होता है। क्लियर, बात समझ आई? फटाफट उतारेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। चलते हैं आगे, जल्दी से देखें फटाफट। ओके डन। अब आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या होता है? मरकरी सेल वैसे ही है, वन टाइम चार्जिंग वाला ही सिस्टम है। कान में जो कान में लगती है ना आजकल एक मशीन माइक्रोम वाली, उसके अंदर जो सेल आता है ना, वो पता है कौन सा सेल होता है? वो मरकरी सेल होता है बेटा। उसकी क्रियाविधि वैसे ही है जैसे अपने को पता है, जैसे काम होता है वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, NaOH का एक ब्राइन सॉल्यूशन डाला जाता है जिसके अंदर पानी कम होता है, गाढ़ा सा पदार्थ होता है, और यहाँ पर HgNa का एक सॉल्यूशन भरा जाता है। जब इनमें H2O डालकर धारा का प्रवाह होता है तो अमलगम बन जाता है, सॉलिड पदार्थ यहाँ बन जाता है और यहाँ पर भी सॉलिड पदार्थ बन जाता है। तो मरकरी जो भरी जाती है बेटा वो कैथोड का काम करती है, और यहाँ पर जो NaOH का ब्राइन सॉल्यूशन भरा जाता है, NaCl का, तो वो हो जाता है कैथोड की तरह कार्य करता है। राइट, अब NaOH है और आपके पास में उसका ब्राइन सॉल्यूशन है, तो वो एनोड का काम करेगा। तो एनोड पर रिएक्शन धातु से धातु आयन बनेगा। तो एनोड और धातु आयन से क्या बन रहा है? धातु तो कैथोड की तरह कार्य करेगा। राइट, तो हम अपन समझते हैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म। मरकरी सेल एक विशेष प्रकार का शुष्क सेल ही है। मरकरी सेल का उपयोग श्रवण यंत्र, घड़ियां, कैमरों आदि में किया जाता है। इस सेल में जिंक एनोड और ग्रेफाइट कैथोड का काम करती है। अब आपको मैंने ये तो पढ़ा ही दिया है कि एनोड कैथोड पर कार्य कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप सक्रियता सूची याद कर लें इलेक्ट्रोड विभव वाली, तो आपको बात क्लियर हो जाती है कि अपन यहाँ पर ये क्यों पढ़ रहे हैं। जो अधिक क्रियाशील वो एनोड, जो कम क्रियाशील वो कैथोड पर कार्य करता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाले टॉपिक है, तो रख लेना। पेस्ट विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लिया जाता है। इनकी अभिक्रियाएं निम्न प्रकार है। एनोड पर जिंक, तो बेटा कैथोड पर Hg का कार्य होता है। यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बात समझ में आ गई है?
क्लियर हो गई है तो फटाफट बस इतना ध्यान रखें कि ये अभिक्रियाएं कभी भी रिवर्स नहीं होती, पुनः इनको उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनको एक बार यूज करने के बाद में फेंकना ही पड़ता है, यूज एंड थ्रो है। ओके, जल्दी से उतारेंगे, चलते हैं आगे। द्वितीयक सेल जिन्हें वापस चार्ज किया जा सकता है, घर में इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई उसकी बैटरी। क्लियर? ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, लास्ट वीडियो क्लियर से देखना। वह सेल जिनको विद्युत धारा के प्रवाह में पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल दोबारा चार्ज करने में उपयोग में लाया जा सकता है। मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, चार्ज लाइट आदि। ठीक है। सीसा संचायक सेल दिख रहा है ना बेटा, ऐसी तो होती है अपने घर की बैटरी से बहुत सारे डॉट 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 लगे हुए होते हैं, उनमें पानी भरा जाता है, एक्चुअली उनमें सॉल्यूशन होता है, उनमें एसिड होता है H2SO4 और HCl का एक मिश्रण भरा हुआ होता है। वहीं पर अगर उसमें पानी डालते रहते हैं तो वो तनु होती जाएगी, वो एसिड तनु होकर आयनीकृत होता रहेगा, अपने आयनों में टूटता रहेगा और चार्ज होता रहेगा। आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं ना बैटरी में से आवाज आ रही है, सिट्टी बज गई, कहते हैं ना, पिप 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 की आवाज आती है ना, क्यों? क्योंकि उसमें पानी की कमी है, आयन अब टूटने के लिए उनके पास माध्यम नहीं है। तो आयन जब तक टूटेगा नहीं तो आयन गति कैसे करेंगे, गति नहीं करेंगे तो चार्ज कैसे होंगे, तो इसलिए बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, तभी वो आवाज आती है। तो ध्यान रखा करो, वो सांद्रित ना हो, उसमें पानी बराबर बराबर डालना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अपने टॉपिक तो समझ में आ गया। इन्वर्टर आदि में सीसा संचायक सेल में लेड एनोड का कार्य करती है और PbO2 बेटा कैथोड का, ये याद रखनी है आपको। एनोड और कैथोड का कार्य क्या होता है? देखो H2SO4 का विलयन भरा हुआ होता है और इनके अंदर जो है PbO2 भरा होता है। तो ये अपन पानी डालते हैं तो ये कंसंट्रेट नहीं होते हैं, लिक्विड होते रहते हैं और आयन गति करते रहते हैं, जिसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। लेड से लेड सल्फेट और आयन निकाल दिया, वहीं PbO2 से PbSO4 बन गया। अब यहाँ पर जल की मात्रा साथ में मुक्त हो रही है तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। जैसे ये रिवर्स रिएक्शन होती है, जो कैथोड पर क्रिया हो रही है, जो एनोड पर हो रही है वो कैथोड पर होगी, और जो कैथोड पर हो रही है वो क्रिया किस पे होगी? एनोड पर। इसीलिए ये अतः एनोड कैथोड को मिलाकर संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस तरह बन जाती है। लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स भी होती है, जिसे रिवर्स होने की वजह से इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। राइट मेरे बच्चों? ओके जी, ओके। जब बैटरी को आवेशित या चार्ज किया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत हो जाती है, एनोड कैथोड आपस में एक दूसरे पर बदल जाते हैं। जो एनोड है वो कैथोड का, और जो कैथोड है वो एनोड का कार्य करता है। क्लियर? बात समझ में आ गई तो फटाफट लिख दें यस मैम। जल्दी से चलते हैं आगे। अगला अपना आज का लास्ट का टॉपिक संक्षारण क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में, 10th में, 8th में भी पढ़ा। संक्षारण मतलब अधिक क्रियाशील धातु यदि कम क्रियाशील धातुओं के संपर्क में या नमी के संपर्क में आ जाती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वो संक्षारित हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। क्लियर बच्चों? तो जरा परिभाषा देखें। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। संक्षारण कहते हैं ऑक्साइड कार्बोनेट, ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड आदि यौगिकों का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होता है। बेटा इन सब का फॉर्मूला बताना जरा। ऑक्साइड ये सब बताया हुआ है पीछे, बताओ जल्दी इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो तभी मैं आंसर करूंगी, नहीं तो नहीं। कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, हमेशा मैं बता देती हूँ, आप आजकल पढ़ नहीं रहे। पढ़ो 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 भाई, जल्दी पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ो। चलते हैं आगे। संक्षारण के उदाहरण कौन कौन से जरा देख लें। चांदी की चमक का कम हो जाना, चांदी काली पड़ जाती है ना रखे रखे भी, ओरिजिनल है तो काली पड़ेगी क्योंकि वो क्रियाशील है। तांबे की छड़ का हरी हो जाना, कैसे मालूम चला? तांबे के बर्तन होते हैं ना, तांबे पीतल के, उनमें ग्रीन ग्रीन सा जम जाता है, इसका मतलब वो संक्षारित हो गए हैं। लोहे पर जंग लगना, बड़ी बात नहीं है, देखा हुआ है। लेड का अपना संरचना खो देना। ठीक है, चले अब आता है आगे संक्षारण की क्रियाविधि। संक्षारण की क्रियाविधि की व्याख्या करने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए, जिसे मूल रूप से रासायनिक प्रक्रम है।
जैसे लोहे पर जंग लगना, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, लोहे पर जंग लगना जो है वो किस प्रकार से होता है। तो बताया गया है कि आयरन को आप आयनित करेंगे और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखेंगे तो वो जल बन जाता है, और वही जल इसको क्या कर देता है, रिएक्शन करता है इसके साथ, और आयन जो है Fe2O3 में बदल जाता है। देखो जो जल बनता है वो Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन करके क्या बन जाता है, Fe2O3.XH2O, जंग लगा लोहा। बेटा इसका सूत्र आता है एग्जाम में, फॉर्मूला पूछते हैं, Fe2O3.XH2O होता है किसका, जंग लगा लोहे का सूत्र होता है। क्लियर, बात समझ में आई? फटाफट उतारना पड़ेगा ताकि बात क्लियर हो जाए। जंग लगे लोहे की रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये रिएक्शन सभी अच्छे से उतार लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। डन, ओके, चलो भाई आगे। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, कब कब संक्षारित होता है, किसकी वजह से होता है। ठीक, धातु की क्रियाशीलता, अत्यधिक क्रियाशील धातु है तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत रिएक्शन करती है, खुला छोड़ दी, जैसे सोडियम है, खुला छोड़ा आग पकड़ ली, अबे यार ये तो रिएक्शन हो गया, तो वही संक्षारण कर देता है, खराब हो जाती है धातुएं, जल जाता है ना सोडियम। फिर अशुद्धि की उपस्थिति में भी क्या होता है, संक्षारित हो जाती है। कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाओ तो वो खराब हो जाते हैं, नमी के सामने बिल्कुल खराब हो जाता है, हाँ या ना। वायु में खुला छोड़ा, खराब हो गया, कोई अशुद्धि ऊपर डाल दी, संक्षारित हो गया। लोहा है, चांदी है, ये सब क्या हो जाती है, खुला छोड़ने पर या अशुद्धियों के साथ रखने पर क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आई? तो फटाफट बेटा एक बार उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बात क्लियर हो जाए। कई बार बच्चे कहते हैं मुझे कि मैम आप साइड में हटो तो स्क्रीनशॉट ले ले, लो जी साइड में हट जाते हैं। चलो आगे, लास्ट टॉपिक आज का, ताकि हम अपने अंतिम पड़ाव को पार कर सकें और अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकें। उपाय, इसको रोकने के उपाय बता दो बस, और सब ठीक है। धातु की सतह पर पेंट वर्निश की पतली परत चढ़ाकर, मशीन के पुर्जों पर तेल अथवा ग्रीस लगाकर, विद्युत लेपन द्वारा लोहे की सतह पर निकल कॉपर की परत चढ़ा दो तो हो जाता है। गैल्वेनीकरण की विधि द्वारा, जंग रोधी विलयनों का उपयोग करके, कैथोडिक रक्षण द्वारा। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है, ये काम हम सब करते भी हैं। लोहे के ऊपर पॉलिश कर देते हैं, ऑयल पेंट कर दें, क्या हो जाएगा, अब वो खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। सही है, मशीन के पुर्जों में तेल डालते रहते हैं ताकि वो आसानी से काम करे, घर्षण कम हो। लोहे की सतह पर कॉपर की परत चढ़ा दो, एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दो, खराब नहीं होगा। गैल्वेनीकरण विधि द्वारा कर दो, कोई भी उसके ऊपर विभव जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका विभव कम कर दो, क्लियर हो जाएगा। तो जंग रोधी विलयन जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर डुबो के रख दो, संक्षारण नहीं होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से चीजों को रोक सकते हैं। टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो फटाफट यस मैम लिख दें ताकि बात समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए टॉपिक अच्छे से। ठीक है, तो सही से जितना आज मैंने पढ़ाया बच्चों, ये पूरा नोट्स में आप करेंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, क्लियरली पढ़ सकें, अच्छे से मन लगाकर वापस रिवीजन जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मैं आऊंगी, तब तक पूरे चैप्टर के नोट्स बना लेना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट में बोल देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको होमवर्क भी वहीं से लेना है। तो जब तक मैं अगली क्लास में आती हूँ, खुश रहो, मस्त रहो और मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू।